Hello and welcome dear students to JEE Maths by GK Poddar channel. You are watching JEE Maths by GK Poddar. I am GK Poddar and I will be your mathematics mentor. तो गाइज जैसा कि आप जानते हो कि मंडे टू सैटरडे अपना एक महत्वपूर्ण सेशन चल रहा है। जो बच्चे IIT JEE का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण रहने जा रहा है, खास करके वो बच्चे जो अभी 10th का एग्जाम देके और JEE के लिए सोच रहे थे। ठीक है गाइज, कल के वीडियो में आपने देखा होगा कि वीडियो जो है सो पूरा कंप्लीट हुआ नहीं था और कुछ टेक्निकल इशू के वजह से वो वीडियो अधूरा रह गया था और मैं वहाँ पे डिस्कस कर रहा था आपको डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन। मैंने फंक्शन का बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले ली थी, लेकिन डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन को थोड़ा सा डिस्कस किया था। फिर मैं पहुंचा था फंक्शन मैपिंग के पास और वीडियो जो है सो आपको ये हो गया था, थोड़ा सा डिस्ट्रॉय हो गया था, ब्रेक हो गया था। तो गाइज, तो मैं आपको एक बार रिकॉल कराता हूँ कि जो कल हमने पढ़ा था वो थोड़ा सा क्या पढ़ा था, होमवर्क का डिस्कशन किया था। 2 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जिसका सोल्यूशन हमने देखा था और आप लोग अच्छे से उसको अंडरस्टैंड किए होंगे। उसके बाद हमने फंक्शन का बेसिक अंडरस्टैंडिंग ली थी। मुझे उसके प्रति थोड़ा सा क्लियरिटी लाई थी कि फंक्शन रियलिटी में होता क्या है। तो मैं एक एग्जांपल जूसर के थ्रू मैंने आपको समझा दिया था। तो गाइज, मैं कल बस आपको कल के लेक्चर से वही 2 टॉपिक क्लियर करने हैं। मैं फिर से आपको डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन से आज के लेक्चर स्टार्ट करता हूं, क्योंकि यदि मैं वहां पे उस पार्ट को छोड़ देता और इस पार्ट को यहां से लेता तो फिर आपको ज़्यादा आपको क्लियरिटी नहीं आती दिमाग में। कोई भी चीज़ एक साथ होता है तो उसके लिए ज़्यादा क्लियरिटी आती है दिमाग में। इसलिए मैं आपको फिर से डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन से आज का लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। और गाइज, यदि ये लेक्चर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। और जो बच्चे मेरे से नए जुड़ रहे हैं उन बच्चे के लिए पहले आप जाके मेरा पहले का लेक्चर देखिए, फिर यहाँ पे आइए, फिर आप आइएगा तो आपको ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो गाइज, शुरुआत करते हैं अपने आज के लेक्चर को डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज से। ठीक है, ये मेरा फंक्शन है। ठीक, आज हम स्टार्ट करते हैं डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझने की ज़रूरत है और मैं आपको समझाता हूँ। थोड़ा सा कैमरा फिक्स नहीं हो रहा है, थोड़ा सा इशू आ रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा इसको ठीक कर लेते हैं। ऐसा थोड़ा सा हाँ, चलिए देखते हैं डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज क्या होता है। तो गाइज, पिछले लेक्चर में जब हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले रहे थे तो मैंने आपको डोमेन और कोडोमेन से रिलेटेड जो भी क्लियरिटी थी वो ला दी थी। ठीक,
एक बार फिर से रिकॉल करा देता हूँ। डोमेन होता है जो मेरा इनपुट होता है, ठीक। उसमें भी कैसा इनपुट, एक स्पेसिफिक इनपुट, सारा इनपुट डोमेन नहीं हो सकता है। और उसी चीज़ को हम जब डोमेन को सॉल्व करेंगे तो इस चीज़ को समझेंगे कि सारा इनपुट क्यों नहीं लेता है, ठीक। उसके बाद रेंज में आपको ये बता दिया था कि जो डोमेन पे, जो इनपुट पे मुझे आउटपुट मिलता है उसको हम बोलते हैं कोडोमेन, सॉरी रेंज बोलते हैं उसको। एक टर्म यहाँ पे नया आ गया, वो टर्म क्या है, कोडोमेन। अब कोडोमेन के बारे में थोड़ा सा समझना होगा। तो मैं आपको कल के मैपिंग डायग्राम में थोड़ा बहुत समझा दिया था, मैं फिर से वहीं से स्टार्ट करता हूँ। मैं आपको जैसे कि पहले बता दिया हूँ कि मैं फिर से वहीं से स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है गाइस। तो मैं एक मैपिंग डायग्राम आपके सामने में बनाता हूँ। पहला इनपुट दे दिया मैं इसको -2, माइनस का 1, 0, 1, 2, ठीक। ये तो मेरा था इनपुट का कॉलम, मतलब डोमेन का कॉलम, मतलब इसको मैं ए नाम दे देता हूँ। ये मेरा इनपुट का कॉलम है, मतलब डोमेन का कॉलम है, ठीक गाइस। उसके बाद ये मेरा आउटपुट का कॉलम है, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक। ये मैं इसको कॉलम बी दे देता हूँ और ये मेरा आउटपुट है और इसी को हम बोलते हैं कोडोमेन। देखिएगा जब आपके दिमाग में कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपको ये लग रहा हो कि सर तो अभी बताए थे कि जो इनपुट देंगे वो आउटपुट में जो आएगा वो तो रेंज होता है। तो गाइज रेंज जिस इनपुट पे जो आउटपुट मिलेगा वो मेरा रेंज होता है। अभी इस मैपिंग डायग्राम से मैं आपको क्लियर करता हूँ। मान लीजिए कि मैं आपको एक फंक्शन, यहाँ पे मैं फंक्शन दे दिया y = f(x) का फंक्शन, ठीक है। अब इसको हम मैथमेटिकली सॉल्व कर रहे हैं, जूस वाला यही ये जो f(x) है ना, ये मेरा जूस है और ये x क्या है, ये मेरा इनपुट है। मतलब a को हम x भी बोल सकते हैं, x का कॉलम भी बोल सकते हैं, और b को क्या बोल सकते हैं, आउटपुट का कॉलम। मतलब x में कुछ यदि देंगे यहाँ पे तब जाके मुझे y की वैल्यू मिलेगी। बात समझ रहे हो? अच्छा, जरूरी नहीं है कि ये y को, कल मैं आपको बताया था कि हम हमेशा y = f(x) ही लेते हैं फंक्शन को, क्योंकि मैं हमेशा जनरली यही यूज करता हूँ, इसलिए मैं आपको बताया था। लेकिन मैं फिर बाद में वीडियो को देखा तो मुझे लगा कि हो सकता है आपके मन में थोड़ा सा इसके प्रति सस्पेंस आ जाए, क्योंकि बाद में जब आप क्वेश्चन देखोगे तो फंक्शन आपको y = f(t) दे देगा या u = f(v) दे देगा। तो गाइज आपको जैसे पता है कि ये मेरा वेरिएबल होता है, ये जो y है ना, ये x है ना, ये है मेरा वेरिएबल, और वेरिएबल को मैं अपने हिसाब से जूम कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बताया कि जो फंक्शन है वो डिफाइंड है s = f(t) के लिए। तो अब मेरा क्या है, t मेरा इनपुट है, s में मतलब t मैं इस पे दूंगा तो मुझे s की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप समझ, जैसे मैं एक दूसरा एग्जांपल, जैसे u मेरा फंक्शन है वो डिफाइंड है f कुछ भी ले लीजिए v के लिए। अब जो भी वेरिएबल सोच सकते हैं वो हमने ले लिया। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हम फंक्शन जो है सो कोई भी एज्यूम कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम y = f(x) ही करेंगे। जनरली हम ये करते हैं, इसलिए मैं आपको ऐसा बताया था, ठीक है गाइस। अच्छा, या अब आपके दिमाग में ये f क्या है, तो यही f मेरा जूसर है, जो जूसर की तरह काम करता है। बात समझ रहे हो? तो यही मेरा फंक्शन है, ये लिखना नेसेसरी ही होता है, क्योंकि इसी में जब मैं दूंगा कुछ इनपुट तब जाके मुझे आउटपुट मिलेगा। बात समझ रहे हो? ठीक है गाइज, तो आगे देखते हैं। तो हम डिस्कस कर रहे थे इनपुट, डोमेन, कोडोमेन और रेंज। तो आपको तो एक चीज़ पता चल गया होगा कि जो लेफ्ट हैंड साइड में जो मेरा कॉलम है वो मेरा डोमेन का कॉलम होता है। तो डोमेन में मेरा कौन कौन सा एलिमेंट है, डोमेन में -2 है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, ठीक। अच्छा, जो मेरा कॉलम बी होता है तो उसको हम बोलते हैं कोडोमेन का कॉलम है ये मेरा। उसमें कौन कौन सा एलिमेंट है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक। अब रेंज क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है रेंज क्या होता है। रेंज को समझना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है। तो मैं आपको पहले से बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे दिया हूँ कि किसी इनपुट पे जो आउटपुट आएगा, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि y = f(x) है और f(x) को मैंने ले लिया, x², इसका मतलब y = x²। अब ये मेरा मशीन की तरह काम करेगा, y = x²। तो जब ये मशीन की तरह काम करेगा, यहाँ पे लेट कर लिया, ठीक। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इनपुट दूंगा। तो चलिए मैं -2 इनपुट यदि मैं इसको दिया
तो क्या मिलने जा रहा है मुझे, y की वैल्यू 4 मिलने जा रहा है। तो -2 पे इनपुट कितना मिला, आउटपुट क्या मिला 4। अच्छा -1 जब दूंगा तो क्या मिलेगा 1 मिलेगा। जैसे मैं 0 दूंगा तो क्या मिलेगा 0 मिलेगा, 1 दूंगा तो क्या मिलेगा फिर से 1 मिलेगा, 2 दूंगा तो क्या मिलेगा फिर से 2 मिलेगा। किसको दे रहे थे, x को दे रहे थे। चूंकि x का स्क्वायर है ना, तो जो भी उसको हम इनपुट दे रहे थे उसको स्क्वायर करके मुझे ट्रांसफर कर रहा था। ठीक है, अब समझ पा रहे हैं। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो दो चीज़ है 2 और 3, ये मेरा जो है सो कोडोमेन के कॉलम में ये छूट गया। मतलब ये तो कोई इनपुट से कनेक्ट ही नहीं हुआ। इसका मतलब ये मेरा जो है रेंज के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, तो रेंज के अंदर क्या सब आएगा 0 1 4। अच्छा, ये अब था क्या 2 3 था क्या। तो गाइज ये जो मेरा कोड डोमेन का कॉलम होता है ना, ये कॉलम ऑल पॉसिबल आउटपुट देता है। अब फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि इनपुट के कॉलम में एक √2 रहता, मान लीजिए एक मैं आपको एग्जांपल दिया, तो √2 जैसे ही हम x के जगह पे रखते तो वो किसको क्या कर देता 2 कर देता, तो यहाँ पे 2 उसको मैच करना पड़ता। उसी प्रकार से यदि मैं -√3 रखता या -√3 रखता, कुछ भी रखता, उसका स्क्वायर करता तो ये क्या करके देता 3 करके देता। तो ये जो कोडोमेन का कॉलम होता है ना, वहाँ पे ऑल पॉसिबल आउटपुट देता है मुझे। बात समझ में आया। तो ये जो कॉलम बी है उसको आंख बंद करके अपने को कोडोमेन लिख देना है, कॉलम ए वाला को डोमेन लिख देना है। लेकिन रेंज के बारे में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। रेंज के बारे में ये सोचना पड़ेगा कि जो इनपुट हम दे रहे हैं उस पर मेरा आउटपुट क्या सब मिल रहा है। तो जो मेरा आउटपुट मिलेगा इस इनपुट पे वही मेरा रेंज होगा। तो 0 1 4 देख रहे हैं मुझे मिला, यही मेरा रेंज होगा। यही था क्लियर। इसी को हम बोलते हैं गाइज मैपिंग डायग्राम, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, मैपिंग डायग्राम। ठीक है गाइस, अब आपको डोमेन, कोडोमेन और रेंज से लेके हर क्लियरिटी दिमाग में आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट यदि रहता है तो कमेंट सेक्शन में जाने के लिए आप फ्री हो। ठीक है गाइस, अब हम देखते हैं ये चीज़ तो था मैपिंग। अब इससे पहले जो मैं आपको ये बताया था कि जूसर के थ्रू, वो तो मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाया था। लेकिन जब मैं मैथमेटिकल जाता हूँ तो मुझे ये बताना होगा कि फंक्शन जो होता है वो एग्जिस्ट कब करता है। मतलब फंक्शन जो है वो मैपिंग की तरह कब काम करता है। फंक्शन मैपिंग मतलब फंक्शन एग्जिस्ट कब करता है। तो इसके लिए मैं एक आपको कंडीशन दिया, जैसे मैं आपको बोला कि एक फंक्शन है f जो a से लेके b तक डिफाइंड है। मतलब एक कौन सा कॉलम, a को हम बोलते हैं इनपुट मतलब डोमेन, ठीक, और b को बोलते हैं आउटपुट वाला कॉलम जिसको हम बोलते हैं कोडोमेन। ठीक, ए और बी, और ये मेरा क्या है, ये मेरा फंक्शन है। ठीक, यहाँ पे ऐसे नहीं लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, A to B में एरो लगता है। ठीक है, चलिए अब ये मेरा कोडोमेन। अब मैं बोलता हूँ कोई भी फंक्शन एग्जिस्ट कैसे कब करता है। जैसे मैं आप रेशनल नंबर को देखे थे या रेशनल इनक्वालिटीज को देखे थे, वो कब एग्जिस्ट कर रहा था, जब उसके डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा था। बात समझ रहे हो, जब डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा तभी तो वो रेशनल जो है सो आपको फंक्शन के वो एग्जिस्ट करेगा। यदि डिनोमिनेटर में यदि 0 हो गया रेशनल के, तो वो क्या बोलेगा, मैं तो फिर अनडिफाइंड हो जाऊंगा। उसी प्रकार से फंक्शन का भी अपना एक डेफिनेशन होता है। डेफिनेशन क्या होता है कि ये जो फंक्शन है f फंक्शन a टेंड्स टू b इज कंसीडर्ड एज फंक्शन, इसको फंक्शन के तरह हम कंसीडर करेंगे इफ एवरी एलिमेंट इन डोमेन मतलब सेट ए, ठीक, डोमेन हैज exactly one output in codomain मतलब सेट बी। ठीक, सेट ए क्या था, जैसे मैपिंग डायग्राम में हम देखे थे वही सेट है। तो सेट ए मेरा डोमेन वाला था और सेट बी वाला मेरा कोडोमेन वाला। तो यहाँ पे दो चीज हम देख रहे हैं, एक तो यहाँ पे जिक्र किया है एवरी एलिमेंट का, ठीक, दूसरा जिक्र किया है हैज एग्जैक्टली वन आउटपुट का। तो ये दोनों चीज जो है सो इसका कंडीशन है। मतलब फंक्शन एग्जिस्ट तभी करेगा जब
सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है, मतलब डोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट है, उसका एग्जैक्टली वन ही आउटपुट को डोमेन के अंदर होगा। मतलब यदि मैं ऐसे बताऊं, एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाऊं, तो मैं आपको 3 सिचुएशन जैसे लेटर से दिया, मैंने आपको एक सिचुएशन दिया 1 2 3, एक कॉलम ए है और दूसरा कॉलम जो बी कॉलम है मेरा वो एक्स वाई जेड है। दूसरा सिचुएशन दिया 1 2 3 है और ये कॉलम वाई है। तीसरा सिचुएशन दिया आपको 1 2 आपको सेट ए में है और जो सेट बी में जो है वो क्या है, एक्स वाई और जेड है। ठीक, चलिए अब इसको हम थोड़ा सा एरो के थ्रू मैच कर देते हैं। जैसे मैं 1 को मैच कर दिया इससे, 2 को भी मैच कर दिया इससे और 3 को भी मैच कर दिया वाई से ही। ठीक, अच्छा यहाँ से हम मैच करते हैं, 1 को मैच कर दिया वाई से, 2 को भी मैच कर दिया वाई से, यहाँ से मैच कर देते हैं, 1 से मैच कर दिया वाई को और 2 से मैच कर दिया, एक तो जेड को कर दिया, ठीक, और 2 से एक तो मैच कर दिया एक्स को, ऐसे कर दिया मैच। अब देखिए, अब इस पॉइंट पे आप नज़र डालिए, एवरी एलिमेंट इन डोमेन हैज एग्जैक्टली वन आउटपुट इन को डोमेन। मतलब यदि एक देखिए यहाँ पे 1 यदि मैं डाल रहा हूँ तो कोड डोमेन में क्या मिल रहा है, एक्स मिल रहा है। मतलब ये इसका एरो दिखाने का मेरा ये मतलब है कि 1 पे एक्स मिल रहा है, 2 पे वाई मिल रहा है, 3 पे भी वाई मिल रहा है और जेड वैसे ही ब्लैंक है। तो ये एरो दिखाने का मतलब ये है कि मुझे आउटपुट वहाँ से वहाँ पे मिल रहा है। ठीक, चलिए तो देखिए, अब मैं ये बोला कि एवरी एलिमेंट इन डोमेन, ये दोनों कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा इसको। ठीक, अब मैं टेस्ट कर रहा हूँ, मैं मैपिंग डायग्राम के थ्रू टेस्ट कर रहा हूँ कि ये जो 3 सिचुएशन आपके पास दिया हुआ है, पहला सिचुएशन, दूसरा सिचुएशन, तीसरा सिचुएशन, इसमें से कौन सा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं है। ठीक, तो देख रहे हैं कि इसमें भी एवरी एलिमेंट जो है उसका कोई ना कोई एग्जैक्टली वन ही आउटपुट है। देखिए ना आप, 1 का एक्स है, 2 का वाई है, 3 का भी वाई है। अब ये जेड छूट गया, तो जेड कोड डोमेन में तो छूट भी सकता है, अब जैसे पहले मैपिंग डायग्राम में आपने देखा था। लेकिन ये है क्या, ये पॉसिबल आउटपुट है जो आ सकता था, लेकिन उसके लिए इनपुट तो है ही नहीं। बात समझ रहे हो, इनपुट यदि होता तो ये जेड आउटपुट आ सकता था, लेकिन इनपुट उसके लिए है ही नहीं। तो यहाँ पे एवरी एलिमेंट का कोई ना कोई एक एग्जैक्टली आउटपुट है। ऐसा तो नहीं है कि 3 का जो है सो वाई भी आउटपुट है और 3 का जेड भी आउटपुट है, एक ही आउटपुट है। ठीक है, तो ये मुझे फंक्शन की तरह काम करेगा। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 1 का एक आउटपुट है, 2 का एक आउटपुट है, लेकिन 3 का कोई आउटपुट नहीं है। लेकिन हमको एवरी एलिमेंट का आउटपुट चाहिए, मतलब ये फंक्शन का नहीं काम करेगा। दूसरा हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि 1 का एक आउटपुट, 2 का एक आउटपुट यहाँ और 2 का, मतलब 2 का 2 आउटपुट मिल गया, लेकिन आपको क्या बोलना है, एग्जैक्टली 1 आउटपुट। तो ये मेरा फंक्शन की तरह काम नहीं करेगा। तो गाइज मेरे हिसाब से आप फंक्शन मैपिंग, मतलब मैपिंग के थ्रू कैसे टेस्ट करते हैं, ये टेस्टिंग था किसके थ्रू, मैपिंग के थ्रू। तो अब आपके समझ में आ गया होगा। बस 2 कंडीशन आपको ध्यान रखना है, एवरी एलिमेंट का जो डोमेन के अंदर, एवरी एलिमेंट का एग्जैक्टली 1 आउटपुट होना चाहिए को डोमेन के अंदर। अच्छा, ये है क्या, यहाँ पे जो ये सिचुएशन 2 का जो है वाई स्क्वायर, अब ये मान लीजिए कि मैपिंग नहीं है, फंक्शन मैपिंग नहीं है, तो क्या है, तो ये दोनों गाइस एक रिलेशन है, एक रिलेशन है। बस आप अभी ये जान लीजिए कि एक रिलेशन है। जब मैं हम रिलेशन को पढ़ेंगे 12th के अंदर, जब आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। ठीक है गाइस, चलिए अब आगे देखते हैं ग्राफ ऑफ अ फंक्शन, कि फंक्शन का ग्राफ हम कैसे बनाते हैं। ग्राफ ऑफ अ फंक्शन, ग्राफ ऑफ अ फंक्शन। ठीक, देखिए ग्राफ आप सभी पढ़ के आए होंगे। आप 10th के अंदर जब आप
लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल पढ़ के आ रहे होंगे, तो आप ग्राफ पढ़ के वहाँ पे आ रहे होंगे। वहाँ पे आप तीन टाइप के ग्राफ सीख के आए होंगे। कौन कौन सा ग्राफ सीख के आए होंगे? एक तो आप, मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल करा देता हूँ। एक तो आप लीनियर का सीख के आए होंगे, दूसरा आप क्वाड्रेटिक का सीख के आए होंगे, तीसरा आप क्यूबिक का सीख के आए होंगे। यदि जो बच्चे इस ग्राफ को बनाए होंगे उसको इस बात का ध्यान होगा। अच्छा, जो बच्चे नहीं बनाए होंगे उसके लिए एक बार आप देख लेना, यदि फिर आपको दिक्कत होता है तो फिर मैं आपको समझाऊंगा। क्वाड्रेटिक और क्यूबिक तो मैं अभी समझाने जा रहा हूँ। लीनियर तो छोटी सी जो ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, कोई मुझे एक इक्वेशन रहता है, उसमें मतलब मान लीजिए कि y = 2x प्लस या समथिंग जो भी है, y = समथिंग है, ठीक। अब उस ग्राफ का यदि हम उसका ग्राफ बनाने के लिए जाएं तो हम क्या करते हैं, दोनों में से जो दोनों वेरिएबल रहता है y और x का, उसमें से कोई एक वैल्यू हम अपने माइंड में एज्यूम करते हैं और उस इनपुट पे हम आउटपुट निकाल लेते हैं और पॉइंट प्लॉट करते हैं कहाँ पे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, और उसको हम क्या करते हैं, रेंडमली मैच कर देते हैं। वही उस फंक्शन का, वही उस इक्वेशन का ग्राफ हो जाता था। तो लीनियर में हम एक रिकॉल करें, हमेशा लीनियर का ग्राफ जो बनता है गाइज, वो एक स्ट्रेट लाइन बनता है, एक लाइन बनेगा, ठीक। वो ऑरिजिन से भी पास करता है, कहीं से भी जाएगा, लेकिन वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। कहीं से भी यहाँ से पास कर जाए, यहाँ से पास कर जाए, यहाँ से, लेकिन वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक। वो ऐसे कर्व की तरह नहीं होगा। लेकिन क्वाड्रेटिक का अगर आप देखे होंगे कि वो एक पैराबोलिक होता है। ऐसे आपने एग्जाम 10th में देखा होगा कि एक्स एक्सिस को दो जगह पे कट करता है तो उसका दो डिस्टिंक्ट सोल्यूशन होगा। यदि एक ही पॉइंट को ऐसे टच करके चला जाता है तो उसका मतलब क्या होगा, उसका दो तो सोल्यूशन होगा, लेकिन वो कॉमन होगा, मतलब इक्वल सोल्यूशन होगा, ठीक। यदि कहीं नहीं कट किया तो नो सोल्यूशन होगा। उसी प्रकार से आप क्यूबिक का सीख के आओगे कि वो तीन जगह कट करता है किसी भी एक्स एक्सिस को। यदि 3 जगह कट किया तो उसका 3 डिस्टिंक्ट सोल्यूशन होगा। यदि 2 जगह कट किया तो 2 ही सोल्यूशन होगा। यदि एक भी जगह नहीं कट किया तो मतलब एक भी सोल्यूशन नहीं होगा। ऐसा कुछ आप करके आए होंगे, ठीक। तो मैं अभी देख रहा हूँ कि फंक्शन का ग्राफ कैसे बनाते। लेटेस्ट से आपको मैंने दे दिया कि y = f(x) एक फंक्शन है और मैं लेट कर लिया कि जो f(x) है वो x² है, ठीक। इसका मतलब y = x²। अब y = x² आपको इक्वेशन दे दिया। अब तो ग्राफ बनाना बहुत आसान है। पॉइंट प्लॉट कीजिए, ग्राफ बनाइए। चलिए एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेते हैं। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को क्या बोलते हैं गाइज, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें ये क्या होता है, मेरा x एक्सिस, और ये क्या होता है, y एक्सिस, ठीक। वर्टिकल लाइन को हम जनरली y एक्सिस से डिनोट करते हैं और हॉरिजॉन्टल लाइन को जनरली हम x एक्सिस से डिनोट करते हैं। अब ये भी जरूरी नहीं है, देखिए वेरिएबल जहाँ जहाँ आ गया वो जरूरी नहीं है, वो आप अपने हिसाब से जूम कर सकते हो। कोई फिक्स्ड वैल्यू थोड़ी ना है। अब कोई 5 थोड़ी ना कि 5 का वैल्यू जो है सो 6 नहीं हो सकता है। अब x के बारे में मुझे पता ही नहीं है। x को मैं y ले लूँ, मैं t ले लूँ, मैं v ले लूँ। अब जब फिजिक्स के अंदर पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे, वेलोसिटी एक्सीलरेशन का जो ग्राफ पढ़ोगे, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ पढ़ोगे। हर चीज़ का अपना अपना होता है, ठीक है। तो वो वेरिएबल चीज़ है, वो अपने हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से चलता रहता है। तो मैं एक y = x², इसमें क्या करते हैं, कोई चाहे तो y का वैल्यू आप एज्यूम करते हैं तो x निकालते हैं, या x की वैल्यू एज्यूम करते हैं, ठीक है। तो मैं अब आपको एज्यूम करता हूँ, मैं मान लेटेस्ट से x की वैल्यू 0 ले लिया। x की वैल्यू जब 0 लिया तो y भी मुझे 0 मिलेगा, मतलब एक ये पॉइंट, ये ओरिजिन, ठीक। लेटेस्ट से x की वैल्यू मैंने 1 ले लिया तो y कितना मिलेगा गाइज, ये भी 1 मिलेगा, मतलब ये मिल गया, ठीक। x की वैल्यू -1 ले लिया लेटेस्ट से इस बार, तो y की भी वैल्यू कितना मिलेगा, फिर भी 1 मिलेगा, मतलब यही पॉइंट मिलेगा। अच्छा, x की वैल्यू में 2 ले लिया तो y कितना मिलेगा, 4 मिलेगा, मतलब यहाँ मिलेगा, ठीक। x की वैल्यू में -2 ले लिया तो मतलब y क्या मिलेगा, फिर भी 4 मिलेगा, ठीक। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये ग्राफ ऐसे करके बढ़ता चला जाएगा। इसको थोड़ा सा बनाते हैं, ऐसे करके ये ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा। अब कितना भी वैल्यू लेते जाएंगे, ऐसा थोड़ी नहीं कि 4 पे जाके खत्म हो जाएगा। आपको दिमाग में जितना वैल्यू आएगा, मतलब ये ग्राफ कभी खत्म नहीं होने जा रहा है, कंटिन्यूअस ग्राफ है, ये कभी खत्म नहीं होने जा रहा है। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, ये फंक्शन ऑफ ग्राफ पढ़ने का मेरा एक ही मतलब है कि हम फंक्शन को टेस्ट करते हैं। जैसे आपको मैपिंग डायग्राम दे दिया था तो वहाँ से हमने टेस्ट किया तो हमको ये पता चला कि यदि डोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट है सबका यदि एक ही एग्जैक्टली आउटपुट कोडोमेन के अंदर आता है तो उसी को हम फंक्शन बोलते हैं, अदरवाइज वो रिलेशन हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं ग्राफ के थ्रू कैसे टेस्ट करते हैं। जैसे कोई ग्राफ आपको दे दिया और आपसे वो पूछा कि भाई ये ग्राफ जो है सो फंक्शन की तरह काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो उसके लिए टेस्टिंग क्या है, वर्टिकल लाइन टेस्टिंग है। वर्टिकल लाइन टेस्टिंग,
तो वर्टिकल लाइन टेस्टिंग में क्या करते हैं गाइज, ग्राफ बनाते हैं और उसमें हम कहीं से भी एक वर्टिकल लाइन ले लेते हैं। वर्टिकल लाइन मतलब एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर, ठीक, एक वर्टिकल लाइन लेते हैं। यदि वो वर्टिकल लाइन ग्राफ को किसी एक ही पॉइंट पे कट करेगा, इसका मतलब उसका ये फंक्शन की तरह काम, ये ग्राफ जो है y = x² मेरा एक फंक्शन की तरह काम करेगा। जैसे कि हम मैपिंग डायग्राम में भी देखे थे कि y = x² क्या है, एक फंक्शन है, ठीक। अब चाहे क्या है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये ग्राफ मान लीजिए x की ये कोई वैल्यू होगी, मतलब 2, तो इस 2 पे मेरा एक ही आउटपुट आ रहा है y का, बात समझ रहे हो। तो इसका मतलब एक इनपुट पे एक ही आउटपुट, एग्जैक्टली एक ही आउटपुट आ रहा है, बात समझ रहे हो। इसलिए जो है ये ग्राफ जो है सो फंक्शन की तरह काम करेगा। ये मैपिंग से भी हम समझ सकते हैं। मैपिंग में यही बोलता था ना कि वन इनपुट पे आपको एग्जैक्टली वन ही आउटपुट मिलना चाहिए। मिल ही तो रहा है, 2 पे जो है एग्जैक्टली एक ही जगह तो कट कर रहा है ग्राफ को, तो एक ही सोल्यूशन तो आपको मिलेगा, बात समझ रहे हो। तो इसलिए ये ग्राफ फंक्शन की तरह काम करेगा। चलिए मैं दूसरा सिचुएशन आपको एक देता हूँ। मैं दूसरा सिचुएशन दिया कि इस बार दे दिया कि y = x² है, ठीक। ये मेरा पहला सिचुएशन, ये दूसरा सिचुएशन। अब ये सिचुएशन मैं आपको दिया, ठीक। अब इसका क्या, सॉरी, y² = x है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका आपको बोला ग्राफ बनाने के लिए, ठीक है, बनाते हैं। कोई कठिन काम थोड़ी ना है ग्राफ बनाना, पॉइंट ही तो प्लॉट करना होता है, कर रहे हैं। ये मेरा y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया, ठीक। चलिए अब मैं कोई भी आप वैल्यू एज्यूम करते हो अपने मन में, किसी भी, चाहे y का करो या x का करो, किसी का भी आप एज्यूम कर सकते हो अपने माइंड में। जो जिस पे एज्यूम करेगा उस पे दूसरा का वेरिएबल का वैल्यू निकालना होता है, पॉइंट प्लॉट करना होता है। चलिए मैं उस बार x का किया था, इस बार मैं y का एज्यूम करता हूँ। y का 0 एज्यूम किया, y का जब 0 एज्यूम किया तो x का क्या मिलेगा, वैल्यू 0 मिलेगा, मतलब यहाँ पर कट करेगा 0 0 पे, ठीक। अब मैं y का वैल्यू मान लेटेस्ट से मैंने 1 एज्यूम किया, 1, तो फिर x की वैल्यू क्या मिलेगा गाइज, 1 मिलेगा, मतलब ये पॉइंट मेरा हो गया, ये मेरा 1 है। अच्छा लेटेस्ट से y की वैल्यू इस बार -1 एज्यूम किया, तो फिर भी x की वैल्यू क्या मिलेगा, -1 का स्क्वायर, मतलब स्क्वायर होगा तो पॉजिटिव 1 ही मिलेगा, यहाँ मिला। y की वैल्यू मैं 2 एज्यूम किया यहाँ पे, तो x की वैल्यू क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, लेटेस्ट से यहाँ पे मिलेगा, ठीक। इसी प्रकार से यहाँ पे भी -2 एज्यूम करूँगा तो क्या मिलेगा मुझे, फिर भी 4 मिलेगा, ठीक। अब इस प्रकार से ये बढ़ते जाएगा, ठीक। और ये बढ़ते मतलब इनफाइनाइट तक जा सकता है। अब इसको मर्ज करते हैं, ग्राफ को, ये पॉइंट जो हमने कंसिडर किया उसको मिलाते हैं थोड़ा सा। ये ग्राफ क्या दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है, ठीक। ये ग्राफ ऐसे दिख रहा है, ठीक। ये थोड़ा सा कर्व होता है, पैराबोलिक होता है, इस प्रकार के ग्राफ को हम पैराबोलिक ग्राफ बोलते हैं। आगे पढ़ेंगे इसको, काफ़ी ब्रीफ में पढ़ेंगे। अब देखिए, अब मैं क्या किया, वर्टिकल लाइन टेस्टिंग कर रहा हूँ। मुझे पता करना है कि y² x जो है वो फंक्शन की तरह काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, मतलब फंक्शन के लिए एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, एक वर्टिकल लाइन लेता हूँ, कहीं से भी ले लिया वर्टिकल लाइन। जब मैं वर्टिकल लाइन लिया गाइस, मान लो कि ये x = मेरा क्या है, वेरिएबल से 4 है। अब 4 से मैं एक वर्टिकल लाइन ले लिया, ठीक। वर्टिकल लाइन लिया तो मैंने क्या देखा, ये वर्टिकल लाइन ग्राफ को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। ये बिल्कुल उसी प्रकार से सिचुएशन है कि जैसे 4 आपका आउटपुट है, ठीक है। इस बार आउटपुट क्या है आपका, ये आउटपुट है, क्योंकि इनपुट मैं y का ले रहा था। आप इनपुट आउटपुट किसी को भी ले सकते हो, बात समझ में आ रहा है। जरूरी नहीं है कि हम x को ही इनपुट लेंगे, हम y को इनपुट लेंगे तो x मेरा आउटपुट मिलेगा, हम x को इनपुट लेंगे तो y मेरा आउटपुट मिलेगा। ये तो अपने कंडीशन के हिसाब से आप जैसे भी सोच सकते हो, आप सोच सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये वेरिएबल है, इनपुट आउटपुट तो ही तो लेना है। चलिए अब मैं क्या देखा कि यदि x की वैल्यू -2 ले रहा हूँ, 2 ले रहा हूँ, ठीक, तो एक x 4 पे मुझे 2 आउटपुट मिल जा रहा है, बात समझ में आ रहा है। 4 यदि मैं -2 इनपुट ले रहा हूँ, y इनपुट ले रहा हूँ, -2 इनपुट ले रहा हूँ तो भी मुझे 4 मिल रहा है। अच्छा ये फंक्शन के अंदर मैं इनपुट किसको ले रहा था, इस बार इनपुट x को ले रहा, y को ले रहा था ना, तो इस बार इनपुट मेरा ये काम करेगा ना, आउटपुट की तरह x काम करेगा ना, ठीक है। तो देखिए, यदि मैं x को 4 आउटपुट दूं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 4 है वो -2 के लिए भी इनपुट के लिए -2 भी आउटपुट देगा और 2 भी आउटपुट देगा,
दोनों तो दे सकता है, तभी तो मुझे 4 मिलेगा। मतलब -2 दूंगा तो 4 मिलेगा, 2 दूंगा तो भी 4 मिलेगा। तो सेम और सेम इनपुट का तो सेम मैं आपको क्या बताया था, मैं ये बताया था कि डोमेन के अंदर जो है सेम इनपुट का 2 आउटपुट नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, सेम इनपुट का 2 आउटपुट आ जा रहा है। मतलब ग्राफ को 2 जगह कट कर दे रहा है। तो ग्राफ को जब 2 जगह कट करेगा मतलब ये फंक्शन की तरह काम नहीं करेगा। मतलब ग्राफ को कुल मिला के बात ऐसा है कि ग्राफ के थ्रू यदि मुझे टेस्टिंग करना होगा तो जो भी मुझे इक्वेशन दिया रहेगा या जो भी मुझे फंक्शन दिया रहेगा उस फंक्शन का मुझे ग्राफ बना लेना है और उस ग्राफ से कहीं से भी एक वर्टिकल लाइन लेना है। ग्राफ को यदि एक जगह पे कट किया तो फंक्शन की तरह काम करेगा, यदि ग्राफ के 2 जगह कट किया तो फंक्शन की तरह काम नहीं करेगा। ठीक, ये था मेरा ग्राफ ऑफ अ फंक्शन। ठीक है गाइज, चलिए, तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी फंक्शन का। अब हम जो मेरा टॉपिक था क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले तो हम सबसे पहले किसका निकालते हैं क्वेश्चन। हम पढ़ते हैं डोमेन, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है डोमेन। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब डोमेन क्या होता है, मतलब आपको पता चला कि डोमेन देखते ही मुझे पता चला भाई ये तो इनपुट है। किस प्रकार का, इस इनपुट पे कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन होगा, ये सारा इनपुट नहीं हो सकता है। डोमेन को देखते ही ऐसा मेरे दिमाग में ख्याल आ जाता है। ठीक, चलिए, तो बिल्कुल उसी प्रकार से है डोमेन। जैसे अब डोमेन पढ़ने के लिए गाइज, डोमेन निकालने के लिए मुझे कुछ स्टैंडर्ड डोमेन पता होना चाहिए। ठीक है, कुछ स्टैंडर्ड डोमेन के बारे में मुझे पता होना चाहिए और उस स्टैंडर्ड डोमेन को हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। ठीक, अब ये अभी तो हम 2 प्रकार के डोमेन पढ़ेंगे, 2 टाइप्स के, एक तो रेशनल फंक्शन और एक स्क्वायर रूट फंक्शन। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, अब देखिए, अब मेरा मॉडुलस भी फंक्शन है, उसका भी कोई डोमेन होगा, कोई रेंज होगा, ग्राफ होगा। वैसे ही लॉग भी मेरा एक फंक्शन है, उसका भी कोई डोमेन होगा, रेंज होगा, ग्राफ होगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हर डोमेन और हर का रेंज और ग्राफ देखते जाएंगे। फिलहाल हम क्या पढ़ रहे हैं, रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन का डोमेन निकालना सीख रहे हैं। डोमेन को जनरली डी से डिनोट करते हैं। ठीक, रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन। ठीक, अब रेशनल फंक्शन क्या होता है आपको पता ही है कि कोई भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स होगा जिसका समथिंग ऊपर होगा समथिंग नीचे होगा। तो लेटर से मैंने 1/x ले लिया रेशनल फंक्शन। ठीक, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ये ले लिया। तो अब इसका डोमेन क्या बोलेगा, ये मान लीजिए कि इस एफ ऑफ एक्स को हमेशा मैं मान लिया कि y इक्वल टू, या यहाँ पे ले लीजिए। अच्छा, फंक्शन के अभी ग्राफ ने हम नहीं बना रहे हैं तो उसका जरूरी नहीं है। y इक्वल टू समथिंग लेट करने के लिए मुझे जब ग्राफ का जरूरत पड़ेगा तभी हम लेट करते हैं। वैसे तो फंक्शन की तरह ये काम कर ही रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसके डोमेन में क्या आएगा। हम डोमेन निकालते हैं। तो भाई ये फंक्शन, रेशनल फंक्शन क्या बोलता है कि मुझे इसके नीचे में कोई भी वैल्यू दे दो। हाँ, एक चीज़ हमेशा याद रखना, कोई भी वैल्यू मतलब रियल वैल्यू, कोई इमेजिनरी वैल्यू नहीं। इसके नीचे में कोई भी रियल वैल्यू मुझे दे दो, कोई भी रियल वैल्यू दे दो मुझे चलेगा, लेकिन मुझे 0 बस मत देना। मतलब 0 नहीं देना। मुझे सारे रियल वैल्यू चलेंगे लेकिन 0 नहीं चलेंगे। 0 के अलावा आपको जो देना है मुझे दे दो। तो ठीक है, तो इसके डोमेन में क्या आ गया, सारे रियल वैल्यू। हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं रियल वैल्यू को R से। ध्यान रखना, आप लोग के लिए नया है, 10th के बच्चे के लिए जो 11th में आए हैं, रियल वैल्यू को हम R से डिनोट करते हैं। मतलब इस ये जो रेशनल फंक्शन है उसको सारे रियल वैल्यू चलेंगे, क्या नहीं चलेगा, उसको सिर्फ 0 नहीं चलेगा। तो 0 को हम हटा देते हैं, मतलब माइनस कर यहाँ से 0 को हटा दिए। मतलब 0 के अलावा इसको कुछ भी हम यदि वैल्यू रियल वैल्यू देते हैं तो ये इसके डोमेन के अंदर आता है, क्योंकि सिर्फ ये 0 पे ही अनडिफाइंड हो रहा है ना। तो 0 मैंने हटा दिया, बाद बाकी। तो इसका जो डोमेन होगा रेशनल फंक्शन का, वो सारे रियल वैल्यू होंगे, केवल 0 नहीं होगा। ठीक, उसी प्रकार से हम देखते हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट फंक्शन। स्क्वायर रूट फंक्शन क्या होता है, स्क्वायर रूट के बारे में आप जानते ही है कि अंडर रूट होता है। ठीक, लेटेस्ट एग्जांपल मैं ले लिया कि एफ ऑफ एक्स है अंडर रूट एक्स। ठीक,
ये मेरा स्क्वायर रूट फंक्शन है। अब स्क्वायर रूट फंक्शन मुझे क्या बोलता है कि मुझे कोई भी वैल्यू, कोई भी रियल वैल्यू दे दो बस, लेकिन वो 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, मुझे नेगेटिव नहीं चलेगा। मैं आपको जब बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले रहे थे फंक्शन मैपिंग में, तो ये एग्जांपल, दोनों एग्जांपल मैं आपको समझाया था। ठीक, इसको 0 के अलावा सारे रियल वैल्यू चलेंगे, इसको 0 और 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव वैल्यू चलेंगे। निगेटिव रूट के अंदर ये बोलेगा कि मुझे नहीं चाहिए, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो मतलब इसके डोमेन में क्या आया, इसके डोमेन में आया इसको 0 से लेके, 0 लेना है क्या, हाँ ले सकते हैं, 0 से लेके इन्फिनिटी तक सारे ले सकते हैं। ठीक, इसको चलेगा। लेकिन जैसे ही 0 से मैं छोटा दूंगा, मतलब नेगेटिव दूंगा, ये बोलेगा कि मुझे नहीं चाहिए। मतलब अंडर रूट का जो डोमेन होगा वो 0 से लेके इन्फिनिटी तक होगा। ठीक, 0 को इंक्लूड करके। ठीक, 0 भी इसको चल सकता है। ठीक, वैसे ही रेशनल का जो डोमेन होगा वो सारे रियल नंबर होंगे 0 को छोड़ के। ये दो आपको स्टैंडर्ड फंक्शन था जिसका डोमेन मैंने आपको बता दिया, और ये तो पहले ही आप खुद से अंडरस्टैंड कर सकते थे। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये मेरा आज का थ्योरेटिकल पार्ट था। अब जितना क्वेश्चन करेंगे उतना क्लियरिटी आएगी। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, आपके स्क्रीन पे। फाइंड डोमेन, सॉरी यहाँ पे फाइंड, ये लाइन नहीं देना चाहिए था। फाइंड डोमेन, किसका डोमेन, एक फंक्शन है आपको f ऑफ x जिसका वैल्यू दे दिया 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब देखिए, अब इसका आपको क्या बोला कि डोमेन निकालना है। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं, सारे बच्चे कर सकते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक, अब इसका डोमेन इसको निकालते हैं। अब ये किस प्रकार का फंक्शन है, आपको दिखने को लग रहा है कि इसके ऊपर में भी समथिंग है, नीचे में भी समथिंग है। मतलब ये रेशनल फंक्शन है। रेशनल फंक्शन का डोमेन क्या होता है, रेशनल फंक्शन क्या बोलता है कि मुझे कुछ भी चाहिए, मुझे ये 0 नीचे में 0 नहीं चाहिए। रेशनल फंक्शन यही बोलता है ना कि मुझे नीचे में 0 नहीं चाहिए। मतलब ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, अब मुझे एक्स के बारे में तो पता नहीं कि एक्स है क्या, बात समझ रहे हो। हो सकता है कि x यदि -2 हो जाता तो 0 हो जाता, x2 हो जाता तो 0 हो जाता। बात समझ में आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये मुझे यहाँ पे जो है सो ये 0 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या, चाहे तो ये 0 से बड़ा होना चाहिए या 0 से छोटा होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब क्लियरिटी, अब क्लियर ही आपके दिमाग में आ गया होगा ना, इसमें सॉल्व करने का क्या ज़रूरी है। मतलब ये जो है आपको एक्स स्क्वायर माइनस 4 जो होना चाहिए वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, कंडीशन यही बोल दिया। ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस 4 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, इसके अलावा इसको सारे नंबर चलेंगे। ठीक, अब चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। अब ये मत समझना कि ये जो मैं इक्वल टू लगा दिया तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये बिल्कुल उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे जैसे हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, जैसे इनक्वालिटीज़ को सॉल्व करते हैं, वैसे इसको भी सॉल्व करेंगे। इसको भी ट्रांसफ़र होगा, इसको भी हम इसको भी हम ये कर सकते हैं, जैसे मतलब x की वैल्यू यहाँ से भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल इक्वेशन की तरह काम करके जैसे हम इक्वेशन में निकालते थे। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, आपको नया चीज़ सीखने को मिल रहा है ये सब चीज़। और ये सब यही चीज़ मैं बोला था आपको कि ये चीज़ जो है आपके दिमाग को, ये जो फंक्शन हम पढ़ रहे हैं ये बेसिक फंक्शन है। ठीक, और ये आपके दिमाग को खोलेगा, थोड़ा सा ओपन करेगा, थोड़ा सा सोचने की कैपेसिटी को बढ़ाएगा। ठीक है, तो हर बात को ध्यान में रखना। इसको 0 नहीं चाहिए तो सॉल्व करते हैं। मतलब एक्स स्क्वायर को 4 को मैं उधर ले जाता हूँ तो क्या मिलेगा, प्लस का 4। अब जो साइन चल रहा है वही चलेगा, मतलब एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू 4। ठीक, इसका मतलब एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4। अब प्लस माइनस मैंने क्यों लिखा, क्योंकि अंडर रूट जब भी जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का वैल्यू था -2 पे भी 4 होता, 2 पे भी 4 होता। बात समझ रहे हो, इसलिए मैंने क्या किया, प्लस माइनस लिखा। ठीक, तो इसका आउटपुट क्या सब निकला, इसका मतलब ये निकला कि एक्स स्क्वायर जो होना चाहिए वो ना तो +-2 होना चाहिए। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि एक्स जो होना चाहिए वो ना तो +2 होना चाहिए और ना ही जो है
-2 होना चाहिए। इसके बाद कोई भी वैल्यू दोगे तो मुझे चलेगा। मतलब इसके डोमेन में क्या आया, इसके डोमेन को यदि मैं लिखने के लिए जाऊं तो मैं क्या लिखूंगा कि भाई इसका जो डोमेन है वो सारे रियल नंबर तो हैं एक्सेप्ट 2 -2 को छोड़ के, 2, -2 को छोड़ के इसको सारे नंबर चलेंगे, वो इसके डोमेन के अंदर आ जाएगा। बात समझ में आ गया? क्लियर है या नहीं क्लियर है? आप सोच के देखो ना, आप केवल यहाँ पे केवल 2 और -2 लोगे तभी ये 4 बनेगा, और 4 में से 4 जाएगा 0 होगा। उसके अलावा आप कुछ भी नंबर लोगे तो यहाँ तो चाहे तो निगेटिव नंबर बनेगा या तो पॉजिटिव नंबर बनेगा, लेकिन नंबर तो बनेगा, रियल तो होगा। तो इसको रियल, नीचे में रियल ही तो चाहिए, बस 0 नहीं चाहिए। बस इसी 2 वैल्यू पे इसको क्या दिक्कत हो रहा था, ये 0 हो जा रहा था, तो ये दोनों वैल्यू मैं इसको हटा दिया तो सारे रियल नंबर चलेंगे, बस ये दोनों नहीं चलेंगे। इसको क्लियर है गाइस? चलिए, बहुत ही आसान है। अब देखते हैं दूसरा एक क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है फाइंड डोमेन आपके पास फंक्शन दे दिया f of x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर -1 अपॉन x -1 इंटू एक्स, ये आपको दे दिया। ठीक है गाइस, ये आपको डोमेन में दे दिया। अब इसका बोला आपको डोमेन निकालने के, तो फिर आपको क्या दिख रहा है? आपको ये दिख रहा है कि ये जो है रेशनल फंक्शन है। रेशनल फंक्शन में मुझे क्या चाहिए? ऊपर से मुझे नहीं मतलब है, ऊपर में 0 हो कुछ भी हो मुझे नहीं मतलब है, तो ऊपर को तो सोचना ही नहीं है। ठीक है, मुझे बस नीचे में 0 नहीं होना चाहिए। मतलब क्या, x -1 इंटू एक्स की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, तो ये 0 कब कब होगा? कॉमन सेंस की बात है, आप देख लो ना। यदि x की वैल्यू मैं 1 ले लेता हूँ तो 0, मतलब इसके सारे तो डोमेन में यदि मैं इसको लिखने के लिए जाऊँ तो सारे तो डोमेन होंगे सारे, लेकिन क्या नहीं होंगे? यदि x की वैल्यू 1 ले लेता हूँ मैं लेटेस्ट से, तो ये 0 हो जाएगा। ये 0 हो जाएगा, मतलब इसको मल्टीप्लाई, कोई भी नंबर है तो मतलब 0 हो जाए, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। मतलब इसके डोमेन में एक तो 1 नहीं चाहिए। ठीक, दूसरा, यदि x की वैल्यू मैं 0 ले लेता हूँ, यदि मैं 0 लेता हूँ, यहाँ पे पहले 0 ले लो, थोड़ा सीक्वेंस में लेता हूँ। यदि मैं 0 लेता हूँ, यदि मैं इसको x को 0 लिया तो 0 लिया तो भी ये 0 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करेगा तो 0 होगा। मतलब इसके डोमेन में ना तो 0 चाहिए ना तो 1 चाहिए। इसके अलावा इसको सारे रियल नंबर चलेंगे 0 और 1 के अलावा। क्लियर रहेगा? इस बहुत ही आसान है। आई थिंक आप एंजॉय कर पा रहे होंगे इस चीज़ को। चलिए, f ऑफ x, दूसरा एक क्वेश्चन दिया, f ऑफ x एक फंक्शन है, ऐसा फंक्शन है x² -4 अपॉन x -5। आपको बोला फाइंड d, मतलब डोमेन। ये एक फंक्शन है। अब ये क्या देख रहे हैं कि अंडर रूट फंक्शन है। अंडर रूट फंक्शन क्या बोलता है कि मुझे कुछ भी चलेगा, बस इसके अंदर 0 नहीं, मतलब इसके अंदर 0 से, मतलब अंदर में जो भी वैल्यू है वो या तो 0 होना चाहिए या 0 से बड़ा होना चाहिए। अंडर रूट यही बोलता है ना कि इसके अंदर जो भी वैल्यू है वो या तो मुझे 0 दो या 0 से बड़ा दो, तभी मैं लूँगा। यही मेरे डोमेन के अंदर आता है। इसको मैं क्या लिखूँगा? इसको मैं ये लिखूँगा कि इसके अंदर क्या है, x -4 अपॉन x -5 है, और ये वैल्यू कैसा होना चाहिए? ये वैल्यू या तो 0 होना चाहिए या 0 से बड़ा होना चाहिए। तो इसको हम इसी प्रकार इनक्वालिटी से लिखेंगे। इसके ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को 0 से बड़ा या 0 रखना है तो मैं यही कंडीशन को सेटिस्फाई कराना पड़ेगा, तभी तो ये 0 इक्वल होगा और या 0 से बड़ा होगा। अब कहाँ पहुँच गए? बेबीकर मेथड पे चलिए, पहुँच गए ना बेबीकर मेथड पे। बेबीकर मेथड में हम इसको क्या करना होता है? इनक्वालिटीज़ को ही तो सॉल्व करते हैं। आगे आपके सामने इनक्वालिटी सॉल्व कीजिए, आंसर निकालिए। कैसे निकालेंगे? पहले स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं। राइट हैंड साइड 0 है, पहला कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरा फैक्टर फॉर्म पे है क्या? नीचे में तो है, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे में तो मुझे क्लियर पता चल रहा है कि मैं 5 डालूंगा तो 0 हो जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट मार्क करने के लिए। ऊपर में है क्या? नहीं पता चल रहा है, लेकिन a² - b² के फॉर्म पे जा सकता है। तो ये मैं लिख सकता हूँ x + 2 इंटू x - 2 ऊपर वाले को। नीचे में क्या मिलेगा? x - 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आ गया फैक्टर के फॉर्म में। क्रिटिकल पॉइंट मार्क कीजिए, कैसा मिलेगा क्रिटिकल पॉइंट मुझे? एक तो यहाँ से मिलेगा -2, यहाँ से मिलेगा 2, यहाँ से मिलेगा 5। ये क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं। प्लॉट कीजिए, -2 2 5, बिना सोचे प्लस जाना है। कहाँ मिल रहा है? यहाँ क्या पावर है? ऑड नंबर, तो माइनस हो जाएगा। कहाँ पहुँचे? 2 कहाँ से मिल रहा है? यहाँ से। क्या पावर है? ऑड नंबर, यहाँ पहुँचा। उसके बाद -2 कहाँ से मिल रहा है? यहाँ से। क्या पावर है? ऑड नंबर,
मैं यहाँ पहुँचा। क्या चाहिए आपको? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो भी चाहिए क्या? हाँ चाहिए। तो मतलब ये भी कंसिडर, ये भी कंसिडर, क्योंकि हर क्रिटिकल पॉइंट पे जीरो होगा तो ये तीनों तो लेना होगा। और क्या चाहिए आपको? ग्रेटर देन जीरो चाहिए। कहाँ कहाँ हो रहा है? एक तो इस सेक्शन में हो रहा है, एक तो इस सेक्शन में हो रहा है। तो मतलब ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, तो दोनों चाहिए, मतलब यूनियन कराना पड़ेगा। तो क्या करेगा? एक्स जो बिलोंग करेगा वो कहाँ से कहाँ तक? एक तो -2 से 2 तक करेगा। अच्छा -2 लेना है क्या? हाँ लेना है। 2 लेना है क्या? हाँ लेना है। उसके बाद 5 से लेके इन्फिनिटी तक। 5 चाहिए क्या? हाँ चाहिए। मतलब अब इसके अंदर आप कोई भी वैल्यू दोगे, इसके इस जो मैं इंटरवल लिखा हूँ, इसके अंदर यदि आप कोई वैल्यू इसके अंदर डालते हो तो ही ये 0 या 0 से बड़ा होगा। आप चाहो तो चेक करके देख सकते हो। आप घर पे जाना, चेक करके देखना, यदि नहीं आए तो मुझे बताना। ठीक है गाइज? ठीक। एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। f of x इक्वल्स टू 2x प्लस 3 प्लस अंडर रूट ऑफ 3 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x। आपको बोला फाइंड d। फाइंड d मतलब डोमेन आपको फाइंड करना है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक। अब देखिए क्या फंक्शन क्या दे दिया आपको, f ऑफ x को कुछ तो दिया है, कुछ तो दिया है। आपको बोला कि आपको डोमेन निकालना है। तो गाइस हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 रूट आ गया। इसमें क्या करना पड़ेगा कि इस फंक्शन को डिफाइंड होने के लिए इसको भी क्या करना पड़ेगा, ये बोलेगा जो पहला रूट है, ये 2 सेक्शन में क्वेश्चन बटेगा। ठीक है, एक तो ये कंडीशन, एक तो ये कंडीशन। ठीक, देखिए तो ये रूट बोलेगा कि भाई जो 2x है, 2x प्लस 3, ये तो मुझे चाहे तो 0 चाहिए या 0 से बड़ा चाहिए, लगा दिया उसका कंडीशन। ठीक, उसी प्रकार से अब ये क्या बोलेगा कि भाई मेरे अंदर भी जो है ये जो 3 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स है, या तो ये 0 होना चाहिए या तो 0 से बड़ा होना चाहिए। मतलब यदि ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तभी ये फंक्शन उस डोमेन के लिए बनेगा, मतलब इस डोमेन में सेटिस्फाई होगा। बात समझ रहे हो? ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर, अब फिर इनक्वालिटी मिल गया, सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एंड होगा, मतलब इसको भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा और इसको भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा। मतलब ये भी, मतलब ये जो कंडीशन बोल रहा है इसको भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा और इसको भी करना पड़ेगा। मतलब मुझे एंड से जोड़ना पड़ेगा। और गाइस जब भी हम एंड से जोड़ते हैं तो सबसे पहला क्लास में आपको बताया था जब इनक्वालिटीज का, तो वहाँ पे एंड को हम इंटरसेक्शन करते हैं। मतलब सिंपल सी बात है कि एक आदमी आया, अब वो आदमी बोला कि भाई मैं आपके भी बात को मानूंगा और मैं इसके भी बात को मानूंगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कि मेरा कोई 2-4 बात होगा और आपका 2-4 बात होगा, कोई भी। ठीक, 4 बात आपका है, 4 बात मेरा है, और वो एक सामने थर्ड पर्सन आता है, वो थर्ड पर्सन बोलता है कि मैं इसके भी बात को मानूंगा और उसके भी बात को मानूंगा, आपके भी बात को मानेगा वो। ठीक, तो इसका मतलब जो हम दोनों में कॉमन होगा उसी के बात को मानेगा, क्योंकि सिर्फ मेरा बात को तो वो मान नहीं सकता है, सिर्फ आपके बात को तो वो मान नहीं सकता है, आपके भी बात को मानेगा और मेरी भी बात को मानेगा। मतलब हम दोनों के में जो कॉमन होगा उस बात को वो मानेगा। बस समझ रहे हैं? इसलिए हम एंड करते हैं, और एंड जब भी करते हैं तो हम क्या लेते हैं, इंटरसेक्शन लेते हैं। ठीक, तो इंटरसेक्शन को आपको हम बता दिए थे कैसे कलेक्ट करते हैं। जहाँ पे ग्राफ कोलैप्स करता है, जहाँ पे कट करता है, वही मेरा इंटरसेक्शन का पॉइंट होता है। जो बच्चे नहीं देखे हैं वो पिछले वीडियो में जाके देखें, उसको समझें, फिर यहाँ पे पहुँचे। ठीक है गाइस, जिसको सॉल्व करते हैं। चलिए, तो ये क्या बोलेगा, ये बोलेगा कि इसको सॉल्व करेंगे तो 2x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3/2। ये तो लीनियर था, सॉल्व करने में कोई दिक्कत ही नहीं हुआ। तो यहाँ से क्या निकला, यहाँ से निकला कि जो x बिलोंग करेगा वो कहाँ से कहाँ तक करेगा, -3 से -3/2 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक, क्योंकि इससे बड़ा वैल्यू चाहिए ना, -3/2 से इसको कोई भी चाहे तो -3/2 चाहिए, इसलिए मैं क्लोज इंटरवल लिया। सॉरी, यहाँ पे ओपन होगा, इन्फिनिटी के पास ओपन होता है। ठीक, मतलब -3/2 इसको चाहिए था। ठीक, क्योंकि -3/2 पे ये इक्वल है, इक्वल भी x तो बोल रहा है -3/2 के इक्वल भी तो है, तो ये ले लिए। उससे बड़ा चाहिए, मतलब इन्फिनिटी तक चले गए।
ठीक है गाइस। दूसरा कंडीशन क्या है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। तब ये क्या, ये किस प्रकार का इनक्वालिटी, ये तो रेशनल इनक्वालिटी। इस इनक्वालिटीज को कैसे सॉल्व करते हैं, हम क्रिटिकल पॉइंट पहले मार्क करते हैं। किसी भी इनक्वालिटीज को सॉल्व करने के लिए क्रिटिकल पॉइंट देखते हैं। ये अंडर, ये है क्या, ये नीचे में तो फैक्टर में कोई दिक्कत नहीं है, जीरो लेंगे तो जीरो, लेकिन ये फैक्टर पे है क्या, नहीं है। तो करते हैं, कैसे करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पे जा सकते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, √3 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक, अपॉन एक्स ग्रेटर देन 0। ठीक है, यहां से मुझे क्या मिलेगा, √3 प्लस एक्स इंटू √3 माइनस एक्स अपॉन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक, अब देखिए, अब ये मेरे फैक्टर के फॉर्म पे आ गया। क्रिटिकल पॉइंट मार्क कर लूं क्या, कर लूं क्या, नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि मैं आपको बताया था कि गाइज आपको जो भी वेरिएबल मिलेगा इनक्वालिटीज के अंदर, उसके कोफिशिएंट को हमेशा पॉजिटिव रखना है। यहाँ तो है, यहाँ तो है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे जब नहीं है तो पहले तो हमको पॉजिटिव करना पड़ेगा। जैसे ही पॉजिटिव करेंगे तो क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों साइड करना पड़ेगा। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनक्वालिटी का चेंज क्या हो जाएगा, साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ग्रेटर देन इक्वल टू है तो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। तो चलिए करते हैं, माइनस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस सेक्शन को, तो क्या होगा, ये बन जाएगा x माइनस √3 अपॉन एक्स लेस देन इक्वल टू 0। ठीक, ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा इसको तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, इसलिए ज़्यादा सोचना नहीं है इसमें। ठीक, अब यहाँ से जब इसके इनक्वालिटीज को, अब मैं स्टैंडर्ड फॉर्म पे आ गया, राइट हैंड साइड 0, फैक्टर के फॉर्म पे है, क्रिटिकल पॉइंट ही तो मार्क करना है। करते हैं, कहाँ पे होगा, माइनस √3 पे एक तो हो रहा है, और यहाँ पे कहाँ हो रहा है, √3 पे हो रहा है और 0 पे हो रहा है। प्लॉट करो, 0 माइनस √3 √3, बिना सोचे, हर जगह ऑड नंबर है, देखिए हर जगह ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर है तो आपको सोचना ही नहीं है, बार बार आपको नहीं देखना है कि ऑड नंबर है। जब आपको इवन नंबर कहीं दिख जाए तब उस क्वेश्चन में ध्यान से करना है। हर जगह ऑड नंबर है मतलब हर सेक्शन में साइन चेंज करेगा, मतलब यहाँ से प्लस तो माइनस, प्लस माइनस। ठीक, साइन कन्वेंशन मैंने कर लिया, साइन कन्वेंशन कर लिया। अब कहाँ क्या चाहिए मुझे, या तो 0 चाहिए या 0 से छोटा चाहिए। 0 तो हर क्रिटिकल पॉइंट पे होगा, मतलब ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। अच्छा, 0 से छोटा चाहिए, 0 से छोटा चाहिए मतलब नेगेटिव चाहिए, मतलब ये सेक्शन चाहिए, ये सेक्शन चाहिए। चलिए करिए, इसको आंसर लिखिए। x बिलोंग्स टू क्या होगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -3 √3 चाहिए क्या, हाँ चाहिए, इन्फिनिटी का ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, मतलब हमको यूनियन कराना पड़ेगा। चलिए यूनियन कराते हैं। यहाँ से कहाँ तक, 0 नेगेटिव वैल्यू है ना, 0 से 3 तक, दोनों चाहिए, मतलब दोनों पे। अब देखिए, अब ये पहला कंडीशन तो ये बोला कि भाई मैं जो x लूंगा वो माइनस √3 से लेके इन्फिनिटी तक तो लूंगा। ठीक, और दूसरा कंडीशन ये बोल रहा है कि मैं जो x लूंगा वो माइनस इन्फिनिटी से चाहे तो √3 तक लूंगा या 0 से लेके 3 तक मैं लूंगा, उसके बाद तो मैं ले ही नहीं सकता हूँ। ठीक, इसके बाहर मैं ले ही नहीं सकता हूँ, तो मुझे इस दोनों का बात को मानना पड़ेगा। तो गाइस, जब भी इस दोनों के बात को मानना होता है तो हम क्या करते हैं, जितना भी क्रिटिकल पॉइंट आपको निकल के आता है, जितना भी क्रिटिकल पॉइंट, मतलब जो पॉइंट निकल के आता है उसको एक ही नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं। ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना कि जो दोनों कंडीशन का जो क्रिटिकल पॉइंट आया है उसको एक ही पॉइंट पे मार्क करते हैं। ठीक, तो यहाँ से क्या आया है मुझे, x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, -√3/2 -3/2। चलिए ये पॉइंट लेटस से, ये पॉइंट लेटस से, फोन आने लगा, ये पॉइंट सर, जब दोनों के बात को मानना पड़ेगा, दोनों के बात को मानना पड़ेगा तो इंटरसेक्शन करेंगे। क्यों करेंगे, अभी मैं एक जनरल एग्जांपल से मैं आपको समझा दिया, मतलब इसका भी बात मानना है और इसका भी बात मानना है। तो जब दोनों को करने होते हैं सबसे आसान तरीका होता है कि जितने भी क्रिटिकल पॉइंट है उसको सारे को एक ही नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। ठीक, तो यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है, एक तो 0 मिला, पहले तो 0 लिख लो, एक तो √3 मिला। ठीक, ये कितना मिलेगा, -√3 मिलेगा, यहाँ पे -3/2 और ये -√3 -√3 ऐसा हो गया। ठीक, और कोई बचा है क्या, यहाँ से 3 तो ले ही लिए और यहाँ से एक ही, कोई नहीं बचा है। अच्छा, अब ये सेक्शन क्या बोल रहा है, कहाँ गया,
ये सेक्शन क्या बोल रहा है आपको, 0 से लेके, पर ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि x जो होगा वो ग्रेटर देन -3/2 होगा, -3/2 से ग्रेटर, मतलब ऐसे जाएगा, चला गया। ठीक, अब ये कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या बोल रहा है कि मैं जो लूँगा वो -∞ से √3 तक लूँगा, -∞ से √3, -∞ से -√3 होना चाहिए ना, माइनस मतलब ये सेक्शन को लूँगा मैं, सिर्फ ये सेक्शन को लूँगा मैं, इसके बीच में चलेगा नहीं। अच्छा ये क्या बोल रहा है, मुझे 0 से 3 चाहिए, 0 से √3, बहुत मिस्टेक हो रहा है, 0 से √3 चाहिए, मतलब ये सेक्शन को मैं लूँगा। अब क्या देख रहे हैं गाइस, अच्छा ये चाहिए था क्या, ये चाहिए था क्या, ये चाहिए था क्या, ये चाहिए था, हर चीज़ चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे इक्वल भी था, यहाँ पे भी क्लोज था, यहाँ पे भी क्लोज था। ठीक, अब मैं क्या देख रहा हूँ कि ये ग्राफ जो है वो इसका और इस दोनों के बात को कब मान रहा है, दोनों कंडीशन के बात को कहाँ मान रहा है, सिर्फ ये जो सेक्शन है यहाँ पे, ये जो सेक्शन है यहाँ पे, यहीं पे ग्राफ कोलैप्स कर रहा है क्या, अरे यार 0 से √3 ही चाहिए ना, बढ़ा क्यों दिया, 0 से √3 ही चाहिए। फिर से देखते हैं, पहले क्या इंटरसेक्शन जब करना होता है, अब थोड़ा सा हम इसमें, ये हो गया देखिए हमने एक दोनों कंडीशन को निकाल लिया, अब दोनों के बात को मानना पड़ेगा, दोनों के बात को मानना पड़ेगा, तो क्या करते हैं इंटरसेक्शन लेते हैं। इंटरसेक्शन निकालने का ये तरीका सबसे अच्छा कि दोनों का जो कंडीशन आया है, मतलब क्रिटिकल पॉइंट आया, जो मतलब जो वैल्यू ये ले सकता है उसको हम एक ही नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं, और जहाँ पे ग्राफ आपस में कट करेगा वही मेरा इंटरसेक्शन होगा। तो ये तो पहला कंडीशन ये बोल रहा है कि मुझे जो x चाहिए वो या तो -3/2 चाहिए या उससे बड़ा चाहिए, मतलब ये चाहिए भी उससे बड़ा चाहिए, चलो इन्फिनिटी तक चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या बोल रहा है कि मुझे जो चाहिए वो अब ये क्या बोल रहा है, ये दो चीज़ आपको बता रहा है, चाहे तो ये चाहिए या तो ये चाहिए, तो -∞ से -√3 चाहिए, तो -∞ ये वाला सेक्शन चला गया, ये इसको ये चाहिए। ठीक, दूसरा फिर क्या बोल रहा है कि 0 से √3 चाहिए, मतलब 0 से √3 यहाँ पे चाहिए। इसी के बीच अब देख रहे हैं कि ये दोनों ग्राफ जो है, दोनों का कंडीशन आपस में कोलैप्स कहाँ कर रहा है, ये जो सेक्शन है यहाँ पे, यहीं पे कोलैप्स कर रहा है, मतलब यही मेरा इंटरसेक्शन होगा। मतलब 0 से लेके √3, मतलब x जो बिलोंग करेगा वो 0 से, अच्छा 0 से लेके √3 के ही बीच में, 0 चाहिए क्या, हाँ चाहिए, √3 चाहिए क्या, हाँ चाहिए। अब इसी के बीच में आप कोई भी आंसर लोगे तभी ये फंक्शन डिफाइन करेगा, अदरवाइज ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। अब कैसे मुझे पता चलेगा कि फंक्शन डिफाइंड है या नहीं है, तो आपको दो टेस्टिंग बता दिया, एक मैपिंग के थ्रू आप टेस्ट कर सकते हो, और सबसे अच्छा है ग्राफ के थ्रू टेस्ट कर लो। ग्राफ बनाना सबसे आसान है, किसी भी चीज़ का ग्राफ बनाओ, वर्टिकल लाइन लो, यदि आपको दो जगह कट किया तो फंक्शन नहीं है, एक जगह कट किया फंक्शन है। ठीक, चलिए गाइस, तो ये था। अब मैं कुछ आपको होमवर्क दे देता हूँ कल के लिए, जो आपको करके आना है। होमवर्क मैं डेली दूंगा, होमवर्क को गाइस आप करते रहिए, क्योंकि होमवर्क तभी आपको पता चलेगा कि हमने आज जो पढ़ा है उसमें कितना सीखा है और कितना नहीं सीखा है। सबसे पहला क्वेश्चन HW का रहेगा आपका, f(x) जो है वो बराबर है x माइनस √(1 - x²). इसका आपको डोमेन निकालना है, फाइंड डोमेन। ठीक, मैं ऑप्शन भी दे देता हूं आपको। पहला ऑप्शन है -1 से लेके -1/√2 यूनियन 1/√2 से लेके 1 तक। दूसरा ऑप्शन है -1 से लेके 1 तक। तीसरा ऑप्शन है -∞ से -1/2 यूनियन 1/√2 से इन्फिनिटी। और चौथा ऑप्शन है 1/√2 से 1। ये चार कंडीशन है, आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे, फिर इसको कल आप देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे है, 1 माइनस √(1 - √(2
1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपको निकालना है फाइंड डी। ठीक, बिल्कुल आसान है, अपने कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक, यदि आप आज के लेक्चर को अच्छे से समझे हैं तो आप पक्के से इस क्वेश्चन को करेंगे, कुछ नहीं, वही अपना कॉन्सेप्ट लगाना है, आंसर निकालना है। दिक्कत आएगी तो फिर तो हम हैं ही। एक और क्वेश्चन ले लीजिए, 3 क्वेश्चन दे देता हूं। एक और क्वेश्चन ले लीजिए। एफ ऑफ एक्स जो है वो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 0.2 के पावर एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 5 माइनस 125। आपको निकालना है फाइंड डी। इसका मैं ऑप्शन नहीं देता हूं, आप सॉल्व करके करना। अब देखिए, ये क्वेश्चन देख के डरना नहीं है कि इतना सारा रूट दे दिया, इतना सारा दे दिया, आपको डरना नहीं है। आपने जो सीखा है वो अपने को अप्लाई करना है घर पे जाके। पहले तो जो सीखा है उसको रिवाइज करना है, आपको देखना है, उस पर सोचना है, अपना लॉजिक को डेवलप करना है। उसके बाद आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट लगाइएगा, ट्राई कीजिएगा, आपसे बनेगा। यदि नहीं बनेगा तो कल के लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।